पिछला क्लास में हम आप लोगों को बताए थे किरण प्रकाश की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट वीडियो था, जिसमें हमने आपको प्रकाश के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानकारी दी थी। आज हम इस वीडियो में गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। सबसे खास बात क्या है आज के इस वीडियो का कि इस वीडियो में बहुत से ऐसी बातें बताएंगे जो कि आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं पर भी लिखा हुआ। जैसे आप चाहिएगा कि इसका लिखित मिल जाए तो लिखा हुआ नोट्स भी नहीं मिलेगा और कहीं भी जल्दी नजर नहीं आएगा। आपको समझना होगा इस वीडियो को और देख करके ही याद रखना है। यदि आज का ये वीडियो नहीं समझिएगा तो आगे के बहुत सारे क्लास में आपको प्रॉब्लम होगी, या जब जब प्रॉब्लम होगी आप हमसे सवाल कीजिएगा तो हम यही बोलेंगे कि आपको वीडियो देख लीजिए। जब भी आपको प्रॉब्लम होगी आप सवाल कीजिएगा तो हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे कि ये वीडियो फिर से देख लीजिए। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है आगे की जानकारी के लिए। एग्जाम के दृष्टि से एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये मान के चलिए कि किरण प्रकाश की चैप्टर का क ख ग घ की तरह है, एबीसीडी की तरह है, गिनती की तरह है। यदि आप क ख ग नहीं सीखेगा तो आगे प्रॉब्लम होगी, एबीसीडी नहीं सीखेगा तो आगे प्रॉब्लम होगी, 1 2 3 4 नहीं सीखे आगे प्रॉब्लम होगी। ठीक उसी तरह का है, बिना इसका आप आगे काम ही नहीं चला सकते। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ऐसे तो दर्पण दो है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक सतह पेंट किया रहता है, एक सतह बुक की भाषा में बोले तो कलई किया रहता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक टुकड़ा होता है जिसका एक सतह कलई किया रहता है, एक सतह पेंट किया रहता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का टुकड़ा होता है, गोला का टुकड़ा होता है जिसका एक हिस्सा पेंट किया रहता है, एक भाग पेंट किया रहता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण को कनकेव मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि उत्तल दर्पण भी 3 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण 3 प्रकार का होता है, टोटल 6 प्रकार हो गए। तो इस हिसाब से चलिएगा, दर्पण जो है गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल 3 प्रकार के, अवतल 3 प्रकार के, टोटल 6 प्रकार के। उतना परेशान नहीं होना है, एकदम नॉर्मल समझिए कि दर्पण 2 प्रकार के हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब कुछ वर्ड आपको हम बताने जा रहे हैं, फिर से वर्ड समझिएगा। गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है, खोखले गोले का टुकड़ा होता है जिसका एक सतह पेंट किया रहता है। चलिए हम लोग इसको ध्यान देते हैं। जैसे ये हमारा एक खोखला गोला हो गया, थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया है कि अब सब लोग समझेंगे। ये एक खोखला गोला हो गया और इसी गोले का हमने छोटा सा टुकड़ा काट लिया। इस गोले का हमने छोटा सा टुकड़ा काट लिया जिसका एक सतह पेंट किया हुआ है। एक टुकड़ा उधर काटा है, एक टुकड़ा इधर काटा है जिसका एक सतह पेंट किया हुआ है। इसमें का इधर वाला पेंट है, इसमें का इधर वाला पेंट है। जिसमें इधर वाला पेंट है इसको अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसमें इस साइड वाला पेंट है इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। अब कुछ लोग इसकी परिभाषा अलग अलग तरीके से देते हैं। कुछ लोग कहते हैं जिसका ये जैसे बिना पेंट किया हुआ हिस्सा है
तो कुछ लोग कहते हैं कि जिसका पेंट किया हुआ बिना पेंट किया हुआ हिस्सा धंसा हुआ हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका बिना पेंट किया हुआ हिस्सा उठा हुआ हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। बिना पेंट किया हुआ हिस्सा को बुक की भाषा में परावर्तक सतह कहते हैं। बिना पेंट किए हुए हिस्से को बुक की भाषा में परावर्तक सतह कहते हैं। तो कुछ लोग परिभाषा कहते हैं कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वो अवतल दर्पण है, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण है, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उत्तल दर्पण है। दोनों दर्पण क्लियर हो गया? उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्लियर हो गया। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण है, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उत्तल दर्पण है। क्लियर? आप समझिए। ये तो फाइनल हो गया कि गोलीय दर्पण किसी न किसी गोला का टुकड़ा होता है। गोलीय दर्पण किसी न किसी गोला का टुकड़ा होता है। तो गोलीय दर्पण जिस गोला का टुकड़ा होता है उस गोले के सेंटर को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सी क्या है? तो वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है उसके सेंटर को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद दर्पण का जो मध्य बिंदु है, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु दोनों में होगा, उसमें भी होगा इसमें भी होगा। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव, पोल। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, रेखा, उसको अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसको अक्ष कहते हैं। पीसी जो रेखा आप देख रहे हो उसको अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, रेखा बोल रहे हैं हम। ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है उसको अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी है, ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी है इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूरी बहादुर, रेखा नहीं, रेखा को अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु को हम फोकस कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु को, बिंदु बहादुर, बिंदु बोल रहे हैं, वर्ड को नोटिस कीजिए। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु को फोकस कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फिर से एक बार समझिए। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का टुकड़ा होता है, उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं।
गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु को फोकस कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक सतह पेंट किया रहता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी पर नोट्स बनाइएगा, उतार लीजिएगा। जो हम नोट्स भेजेंगे उसको देख करके इसको मत बनाइएगा, क्योंकि उससे आपको क्लियर नहीं होगा, गलत भी कर सकते हैं आप। इसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी को देख करके आप अपना फेयर तैयार करिएगा। इसी चित्र को फेयर पर उतारिएगा। क्लियर है? अभी तक हमने आपको ये बताया कि गोलीय दर्पण क्या है, दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, अक्ष क्या है, इन सब के बारे में बताया। अब हम एक नया चीज बताने जा रहे हैं, वो है चिन्ह परिपाटी। और हम आपको बताने जा रहे हैं चिन्ह परिपाटी। यही चित्र रहेगा लेकिन बातें अलग अलग हो जाएंगी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी आप समझ मैट्रिक पढ़े होंगे मैट्रिक में कि वस्तु दूरी माइनस में, प्रतिबिंब दूरी प्लस में, यही वाला चीज, इसी को हम चिन्ह परिपाटी कहेंगे हम लोग। तो चिन्ह परिपाटी बहादुर समझने की कोशिश करिएगा कि चिन्ह परिपाटी क्या है। तो चिन्ह परिपाटी जब हम लिखेंगे, दर्शाएंगे, तो इसमें आप दो तीन बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, दर्पण का पेंट किया हुआ हिस्सा राइट साइड ही रहेगा। दर्पण का जो पेंट किया हुआ भाग है वो जब भी रहेगा दाहिने साइड रहेगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें भी पेंट किया हुआ हिस्सा दाहिने साइड है, इसमें भी पेंट किया हुआ हिस्सा दाहिने साइड है। तो दर्पण का पेंट किया हुआ हिस्सा जब भी रहेगा राइट साइड रहेगा। पहला बात आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि दर्पण में जब भी प्रकाश किरण आएंगी तो लेफ्ट साइड से आएंगी, बाएं तरफ से आएंगी। जब भी प्रकाश किरणें आएंगी वो बाएं तरफ से आएंगी। पहला, दर्पण का पेंट किया हुआ हिस्सा हमेशा दाहिने तरफ रहेगा। दर्पण का पेंट किया हुआ हिस्सा हमेशा दाहिने तरफ रहेगा। दूसरा, प्रकाश किरणें जब भी आएंगी बाएं तरफ से आएंगी, लेफ्ट साइड से आएंगी। आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जो लेफ्ट साइड की दूरियां हैं, जो लेफ्ट साइड, इसको ध्रुव, यहीं से हम लोग लेफ्ट और राइट डिसाइड करेंगे। ध्रुव के इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला राइट, ध्रुव के इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला राइट। हम एक ही चित्र में दोनों को लेकर चल रहे हैं, उत्तल और अवतल का भी। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप इतना ही समझिए कि यहां से लेकर इधर वाला एक अलग चित्र है और यहां से लेकर इधर वाला एक अलग चित्र है। ये एक अलग हुआ, ये एक अलग हुआ। हम दोनों को एक ही में समझा देंगे तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाता है, इसीलिए दोनों चित्र को एक साथ हम लेकर के चल रहे हैं। तो फिर से एक बार, दर्पण का पेंट किया हुआ हिस्सा जब भी रहेगा दाहिने तरफ रहेगा। प्रकाश किरणें जब भी आएंगी, प्रकाश किरणें जब भी आएंगी, तो हमने पहले ही बताया कि प्रकाश किरणें जब भी आएंगी बाएं तरफ से आएंगी। अब नई बातें समझिए कि जो ध्रुव के लेफ्ट साइड है, ध्रुव के लेफ्ट साइड की दूरियां माइनस, ऋणात्मक, और ध्रुव के राइट साइड की दूरियां धनात्मक, प्लस होंगी। जो दूरियां ध्रुव के लेफ्ट साइड होती हैं वो माइनस में होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, और जो दूरियां ध्रुव के राइट साइड होती हैं वो धनात्मक होती हैं, प्लस में होती हैं। जो दूरियां ध्रुव के लेफ्ट साइड होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, जो दूरियां ध्रुव के राइट साइड होती हैं वो धनात्मक होती हैं। अब आप लोग बारी बारी से चिन्ह परिपाटी में हम लोग पहले उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण, जो लोग नहीं जानते हैं वो पहले ये चीज समझ लीजिए, वस्तु दूरी को हम U से सूचित करते हैं। वस्तु दूरी को किस चीज से? U से। प्रतिबिंब दूरी को हम V से सूचित करते हैं।
फोकस दूरी को हम एफ से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं। जो लोग नहीं जानते वो ये चीज जानिए कि वस्तु दूरी को यू से, प्रतिबिंब दूरी को भी से, फोकस दूरी को एफ से, वक्रता त्रिज्या को आर से। इसमें भी वही बात होगा, वस्तु दूरी को हम यू से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। ये तो रही बात सिंबल की, लेकिन हम लोगों को यहाँ चिन्ह परिपाटी में सिंबल नहीं जानना, हम लोगों को ये जानना है कि प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा कि माइनस। तो हमने पहले ही बताया कि दर्पण में जो प्रकाश किरणें आती हैं वो लेफ्ट साइड से आती हैं, और जब भी किरणें आती हैं आप भी जानते होंगे कि वस्तु से होकर आती हैं। जब भी प्रकाश किरणें आती हैं तो वस्तु से होकर के आती हैं। तो प्रकाश किरणें किधर से आती हैं? लेफ्ट साइड से। और वस्तु से होकर के आती है मतलब वस्तु किधर रहेगा? लेफ्ट साइड। यानी दर्पण में या लेंस में वस्तु जब भी होगा लेफ्ट साइड होगा। दर्पण हो या लेंस हो, जब भी वस्तु होगा लेफ्ट साइड होगा। यानी यू का मान हमेशा माइनस होगा, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, उत्तल दर्पण हो अवतल दर्पण हो, किसी में भी वस्तु दूरी का मान हमेशा माइनस में रहेगा, वस्तु दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक रहेगा। क्लियर हो गया? प्रकाश किरणें जब भी आएंगी वस्तु से होकर आएंगी, और किधर से आती हैं? तो लेफ्ट साइड से आती हैं, इसीलिए वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। अब देखिए फोकस दूरी, ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किधर है? तो राइट साइड है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इसके राइट साइड है, तो राइट साइड है इसीलिए प्लस होगा। वक्रता त्रिज्या किधर है? तो राइट साइड है, इसीलिए प्लस होगा। और एक चीज आपको रटना पड़ेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा प्लस होती है, ये आपको रटना पड़ेगा। ये वाला जो टर्म है आपको रटना पड़ेगा, प्रतिबिंब दूरी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा प्लस होता है। फोकस दूरी राइट साइड है इसलिए प्लस, वक्रता त्रिज्या राइट साइड है इसलिए प्लस, और वस्तु जब भी होगा तो लेफ्ट साइड होगा इसीलिए माइनस। अब बात करते हैं अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में भी वस्तु दूरी माइनस में है, यू का मान माइनस है। फोकस दूरी आप देखिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी इस साइड है, ध्रुव के इस साइड है, यानी लेफ्ट साइड है, तो फोकस दूरी लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस। वक्रता त्रिज्या भी लेफ्ट साइड है इसीलिए माइनस। और प्रतिबिंब दूरी जो है, प्रतिबिंब जो बनेगा अवतल दर्पण में वो लेफ्ट भी बन सकता है, राइट भी बन सकता है, इसीलिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जब भी बनेगा राइट साइड बनेगा, इसीलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी प्लस। लेकिन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेफ्ट भी बन सकता है, राइट भी बन सकता है, इसीलिए प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण में प्लस और माइनस दोनों। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस चीज को फिर से एक बार समझिएगा, बार बार समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो लेफ्ट साइड रहेगा वो माइनस और जो राइट साइड रहेगा वो प्लस। ये आप चाहे कुछ भी करिए आपको याद रखना ही पड़ेगा। वीडियो देख करके समझ के याद रखिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूज हो जाइएगा। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, अभी तो दर्पण है तो पढ़ाए, आगे जब पढ़ाएंगे जब लेंस पढ़ाएंगे तो और कंफ्यूज हो जाइएगा। कुछ लोग उत्तल दर्पण वाला अवतल दर्पण में बोल देते हैं, अवतल वाला उत्तल में बोल देते हैं, उत्तल वाला अवतल लेंस में बोल देते हैं, अवतल में लेंस दर्पण आपस में कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है। चार टर्म है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये चारों में चिन्ह परिपाटी जानना है। तो अधिकतर बच्चे इन्हीं चारों में कंफ्यूज जाते हैं, जो लोग रटते हैं। लेकिन जो लोग समझ के बनाते हैं, समझ के याद रखते हैं, उनमें ये बात नहीं है, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं है। ये तो क्लियर है। वस्तु दूरी जब भी होगा लेफ्ट साइड रहेगा, माइनस होगा। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी आप देख सकते हैं, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी राइट साइड है इसलिए प्लस, वक्रता त्रिज्या राइट साइड है इसलिए प्लस। अवतल दर्पण में फोकस दूरी लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस, वक्रता त्रिज्या लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस।
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा वो केवल राइट साइड बनेगा, इसीलिए उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी प्लस है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा वो लेफ्ट और राइट दोनों बनेगा, इसीलिए प्लस और माइनस दोनों है। तो आप फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप बताइएगा। ये चिन्ह परिपाटी हुआ, चिन्ह परिपाटी, ये उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी, ये अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। ये आपका उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी है और ये आपका अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी है। चित्र के साथ रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये चिन्ह परिपाटी आपको उतारना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को देख करके नोट्स बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा फायदेमंद होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है समतल दर्पण की बात करेंगे। समतल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हुआ। अब हम लोग समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। इसमें बहुत सारी बातें आपको बस याद करनी पड़ेंगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे आप पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ऐसे समतल दर्पण लास्ट में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब दर्पण की पूरी जानकारी हो जाएगी तो खुद आप समझिएगा कि समतल दर्पण में क्या क्या होता है। तो समतल दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है। समतल दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस अनंत पर होते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। अच्छा, ये अनंत वर्ड दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक वैल्यू के रूप में भी और एक जगह के रूप में भी। कहां पर है तो अनंत पर है, ये जगह हुआ। कितना है तो अनंत है, ये वैल्यू हुआ। आपके पास कितना रुपया है तो अनंत है, यानी ये वैल्यू है, मात्रा बता रहा है कि कितना तो अनंत। कहां है तो अनंत पर है, ये जगह हुआ। तो समझने की कोशिश करिएगा, समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण का वक्रता केंद्र और फोकस, ये देखिए जगह हुआ, तो ये अनंत पर होते हैं। वक्रता केंद्र और फोकस ये जगह हो गया, तो कहां होते हैं तो अनंत पर। और वक्रता त्रिज्या अब फोकस दूरी, ये वैल्यू पूछ रहा है, कितना होता है तो अनंत होता है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कितना होता है तो अनंत। वक्रता केंद्र फोकस कहां होता है तो अनंत पर होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण का वक्रता केंद्र और फोकस अनंत पर होता है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होता है। इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बराबर होती है। समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है। सारी बातें हम आगे बताएंगे, क्यों होता है, कैसे होता है। इसीलिए मैंने बोला कि इसको लास्ट में पढ़े तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि जब सारी बातें समझ जाइएगा ना तो इसके रीजन समझने में आसानी होगी। समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है। समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक, बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, बराबर प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु की ऊंचाई के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और बराबर दूरी पर भी बनेगा। यानी समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर है।
समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। समतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण का वक्रता केंद्र फोकस अनंत पर होता है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होता है। एक लास्ट पॉइंट समझिएगा, समतल दर्पण में लैटरल भर्स की घटना होती है। समतल दर्पण में लैटरल भर्स की घटना होती है, पार्श्व विकृति की घटना होती है। यानी समतल दर्पण में लेफ्ट वाला राइट दिखता है और राइट वाला लेफ्ट दिखता है। अपने घर में आईना में आप राइट हैंड उठाइए तो उसमें देखिएगा वो अपना लेफ्ट उठाएगा, आप लेफ्ट उठाइएगा तो वो राइट उठाता है। ये खास करके कंफ्यूजन तब नजर आता है जब आप दाढ़ी मूंछ काटिएगा ना कहीं आईना में देख करके, तो आईना के अनुसार चलिएगा तो इधर गड़बड़ होने लगेगा और अपने अनुसार चलिएगा तो आईना में उल्टा दिखता है। समतल दर्पण में लेफ्ट वाला राइट दिखता है, राइट वाला लेफ्ट दिखता है। ये रहे समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ पॉइंट। समतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ है? अनंत पर। फोकस कहाँ है? अनंत पर। फोकस दूरी कितनी है? तो अनंत। वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो अनंत। समतल दर्पण की वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर है। वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 है। समतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में लैटरल भर्स की घटना होती है। लेफ्ट वाला राइट दिखता है, राइट वाला लेफ्ट दिखता है। अब एक खास जो टर्म है वो हम चर्चा कर रहे हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। ये एक वर्ड टॉपिक आता है, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। खास तरह का क्वेश्चन पूछता है कि दो समतल दर्पण यदि विशेष कोण पर झुके हों तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इसी में चर्चा कर दे रहे हैं। दो समतल दर्पण किसी विशेष कोण पर झुके हों तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो समतल दर्पण यदि खास कोण पर झुके हों तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे ये दो समतल दर्पण है और ये थीटा कोण पर झुके हैं, तो प्रश्न है कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका निकालने का जो तरीका है वो है, पहले आप चेक कीजिए 360 बटा थीटा निकाल करके, कंसेप्ट समझिए। पहले आप 360 बटा थीटा निकाल लीजिए, 360 बटा थीटा निकाल लीजिए। यदि आपने निकाला और सम आ गया, क्या आया संख्या? सम, तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वो 360 बटा थीटा माइनस 1 होगा। और यदि आपने 360 बटा थीटा किया और विषम आ गया तो जो प्रतिबिंब की संख्या है वो यही रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए दोनों समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर है, तो 360 में 60 से भाग देंगे, कितना आएगा? 6 सम होगा कि विषम? तो सम, तो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा 6 माइनस 1, 360 बटा 60 माइनस 1 यानी 5 होगा। यदि थीटा का मान 120 डिग्री दिया है, 120 डिग्री, तो 360 में 120 से भाग देंगे तो विषम आएगा, 36 3 आएगा, तो प्रतिबिंब की संख्या आपका यही रह जाएगा 3। कुल मिलाकर के समझिए कि प्रतिबिंब की संख्या जब भी होगी विषम होगी। 360 में थीटा से भाग देंगे, यदि सम संख्या आ गया तो उसमें से वो माइनस कर देंगे, और यदि विषम आ गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का तरीका है 360 में थीटा से भाग दीजिए, यदि सम संख्या आ गया तो उसमें से वो कम कर दीजिए, विषम आ गया तो वही आपका पूर्ण आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का भी छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछ जाता है, वही चर्चा कर दिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, चित्र के अनुसार कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।